कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करें मोशन इन प्लेन, दैट्स मींस 2D मोशन। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कंप्लीट टॉपिक मैंने कवर किया बेटा। तो आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे मोशन इन प्लेन। क्या लिखेंगे बेटा? मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, इसी को दूसरे नेम से भी जानते हैं बेटा 2D मोशन, टू डायरेक्शनल मोशन। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था 1D मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत जगहों पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की हर एक टॉपिक कवर करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो इसमें हमें को दो टॉपिक सीखना होता है, एक पढ़ते हैं लोग वेक्टर एनालिसिस, दूसरे को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या क्या सीखेंगे? पहला तो हम लोग इसमें ये कवर करेंगे कि वेक्टर एनालिसिस क्या होता है। क्या चीज? वेक्टर एनालिसिस। और दूसरा टॉपिक हम लोग को इसी में कवर करना बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, बट 2D मोशन के पार्ट होते हैं। ये भी 2D का है, ये भी 2D का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम लोग बेसिक सीखेंगे वेक्टर एनालिसिस के जितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टू वेक्टर के बीच का एंगल कैसे हम कंसीडर करेंगे। ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यही बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है। नया टॉपिक आ रहा है ना आपके सामने, नाम तो ले चुके हैं ऑलरेडी हम लोग कि वेक्टर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट आज आपको एक्चुअल डेफिनेशन मिलने जा रहा है, ठीक है। तो देखो वेक्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। द क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। द वेक्टर या लिख सकते हो व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी which physical quantity do not have direction, do not have direction, do not have direction, but have only magnitude, but have only magnitude, ठीक है ना। बस इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है यहाँ पे। which physical quantity या quantity that have only magnitude not direction is called scalar quantity। जैसे हम लोग बात करें कि अपने पास है 5 kg मैंगो, एक सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया। इन सिस्टम में टू बॉडीज लाई कर रहे हैं ए एंड बी, और ए का मास है 5 kg और बी का जो मास है वो मान लीजिए 10 kg है। तो अपने पास अगर एक सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास आपने मान लिया कि सर 5 kg है, और एक और ब्लॉक मान लिया, इसका बोल दिया आपने 10 kg। तो अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइंड द मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे? मास ऑफ सिस्टम, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सिस्टम। ध्यान से समझिएगा, इजी है। तो इसमें आप क्या बताओगे कि सर 5 kg किधर है, 10 kg किधर है? तो यहाँ पे डायरेक्शन की नीड नहीं है, ओनली क्वांटिटी की नीड है बेटा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 5 kg और प्लस 10 kg इक्वल ऐड करोगे तो आ जाएगा 15 kg। तो ओनली मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन है, मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू की नीड है, बाकी डायरेक्शन की नीड नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज अगर ध्यान दे पा रहे हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा साथ में यूनिट भी होना चाहिए। यस और नो? यस, ठीक है ना। ये चीज स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे एक और एग्जांपल की हम लोग बात करें कि अगर हम कोई मास लेते हैं, सपोज दैट 5 kg मास है एंड वॉल्यूम ऑफ कितना मान लीजिए 10⁻³ मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस है, इफ अ ब्लॉक, क्या लिखा आपने? ब्लॉक है मास कितना लिखा आपने? 5 kg एंड वॉल्यूम जो है इसका मान लेता हूं बेटा 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हम लोगों ने मान लिया। तो क्वेश्चन ये है डेंसिटी क्या होगा, तो आपको पता होगा कि सर जो डेंसिटी होता है ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट आपने लिख दिया वॉल्यूम, मास कितना है 5, वॉल्यूम कितना है 10⁻³ तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ यूनिट लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या नीड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड आल्सो 10 किलोमीटर, तो टोटल आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर हो जाएगा। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। लेकिन इसमें डायरेक्शन हम नहीं पूछ रहे कि किधर आपने चला, ऐसा नहीं, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को चाहिए। एक बॉडी का टेम्परेचर है 13 डिग्री, दूसरे का मान लीजिए 12 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना लिखोगे आप? 1 डिग्री लिखोगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन की नीड यहाँ पे नहीं है बेटा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। कुछ एग्जांपल आप नोट कर सकते हो बेटा। जैसे हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम की बात करें तो टाइम क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। करंट की बात करें तो करंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसे डिफरेंट टाइप्स बहुत सारा स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि इन होल फिजिक्स में दो ही तरह की क्वांटिटी हम लोग बात करते हैं, स्केलर और वेक्टर। कुछ ऐसे क्वांटिटी होती है जिनको मेजर करने के लिए मुझे डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाता है। और कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको मेजर करने के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक और लोग पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते हो, टेंसर क्वांटिटी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ठीक। बट ये क्लियर हुआ? यस। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बहुत मजा आएगा बेटा। वेक्टर क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी या विच फिजिकल क्वांटिटी डू हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? विच फिजिकल क्वांटिटी, या आप लिख सकते हो क्वांटिटीज, ये भी मैं लिख दूं, शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या लिखा? क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे एंड also obey triangle and, क्या लिखेंगे बेटा? ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। क्या लिखा आपने? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ये पॉइंट आपको लर्न करके रखना, क्योंकि आप तो लर्न करते हो, क्या बोलते हो कि ऐसे क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड पड़ती है, तो उनको हम वेक्टर बोलते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें ऐसे बात करना, विच फिजिकल क्वांटिटी डू हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो ओबे वेक्टर ट्रायंगुलर एडिशन लॉ। जो वेक्टर ट्रायंगल एडिशन लॉ होता है वो तो मैं सिखाऊंगा, उसको ओबे करेगा तो कंप्लीट डेफिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं मान सकते हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप यहाँ लिख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये चीज आपको याद होना चाहिए बेटा। जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करें, एग्जांपल हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और बताइए आप एक्सीलरेशन, और बोलिए इंपल्स, और बताइए आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोलिए फोर्स, टॉर्क। ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं जिसको मेजर करने के लिए मुझे डायरेक्शन की नीड पड़ती है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, जैसे आप अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा आपका घर इस कोचिंग से कितनी दूर है, तो आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, राइट। या आप बोलोगे सर क्लास से नॉर्थ डायरेक्शन में है मेरा जो घर है। ध्यान से सुनना, बहुत क्लियर समझना है। जैसे आपने बोला ये ट्यूशन है, ये क्या है? मान लीजिए ये क्लास है, ये क्लास मान लेता हूँ, ठीक। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा आपका घर कितना है, तो आप दो तरह के आप मुझे बोल सकते हो कि सर मेरा क्लास से जो घर है ये आपका मान लो घर है, मुझे पता नहीं कहाँ, लेकिन आप बोलो कि सर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मेरा घर है।
या आप बोलते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा घर है, किधर बोल रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा घर है। क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपने दिया, मुझे समझ में आया? नहीं, क्लियर नहीं बोला आपने। इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि किधर है आपका घर। सिर्फ मुझे पता है क्लास से 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी हो सकता है 5 किलोमीटर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इधर भी नॉर्थ में मैंने चला भाई, चलते जा रहा हूँ, आपका घर ही नहीं आ रहा। नॉर्थ तो बहुत इनफाइनाइट है ना भाई, कहाँ तक हम लोग चलते जाएंगे? तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बोले होते सर माई हाउस इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम कोचिंग, अगर कोचिंग से 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में एडजस्ट है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पहुंच जाओगे। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझ में आया वेक्टर क्वांटिटी? यस। तो आप नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, वो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आए और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे टाइम की बात करें तो टाइम में हम लोग बात करते हैं, जैसे ये आपने लिखा प्रेजेंट, क्या लिखा बेटा? प्रेजेंट। प्रेजेंट के आगे क्या आने वाला है बोलिए? एक तो फ्यूचर दिखता है और पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो हमें बोलते हैं सर पास्ट है। ध्यान से समझना, ये क्या है? प्रेजेंट। इधर जा रहे हैं तो फ्यूचर, उधर जा रहे हैं तो पास्ट। अब माइंड लगाइए, थोड़ा सा इमेजिन करिए। अब ये जो करंटली टाइम इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, जो अपना बीत गया उसको हम लोग बोलते पास्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता कि आप कल कहाँ पे थे, कल का मतलब पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं ये भी डायरेक्शन बात करो ना, डायरेक्शन दे रहे हैं, इमेजिन करिए। और कल कहाँ रहोगे, तो अगर आपको आइडिया है तो कल बोलोगे कि सर मैं कल क्लास जाऊंगा, तो आप देखो एक डायरेक्शन दे रहे हो उसमें, जाऊंगा उधर, कल जाऊंगा, राइट। बट ये स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए प्रैक्टिकली तो डायरेक्शन है बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है इसके साथ भी, ठीक है ना। तो टाइम को भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, क्लियर है। अब इसके बाद आप लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या लिखोगे बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग प्रॉपर सिखाते जाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 11th के बच्चे हैं या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, है ना। एक टॉपिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो ओवरऑल फिजिक्स में इसी चीज का यूज करना पड़ता है। अब बच्चे जैसे लाइक हम लोग पढ़ा रहे हैं फोर्स, अब फोर्स आ गया। अब बच्चा ये बोलता है कि सर अगर मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रहे बॉडी पे तो हम कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हम थोड़ा बात कर लेंगे कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिख रहा हूं देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का हेल्प लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं बेटा? एरो लेते हैं। तो एरो लेने से पहले इसमें तीन चीजें, आपको एक चीज ये याद होनी चाहिए, जहां से वेक्टर स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं टेल। जैसे देखो आपने ये ले लिया, तो ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है और जो ये जा रही है, ये जा रही है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेल, और इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। ये टेल हो गया और ये क्या होता है? हेड होता है। तो जो इनकी लेंथ होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है इसका, इसी लेंथ को फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं बेटा, इसी को बच्चे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, और जो इसकी लेंथ होती है इसको हम लोग नेम दे देते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड। अब ये है क्या एक्चुअल में? जैसे सपोज करिए इस वेक्टर को हमने बोल दिया ए, लेकिन ये ए के ऊपर हमें एरो लगाना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ए वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड ओनली चाहिए तो इसका हम मॉड लेंगे। क्या लेंगे बेटा? मॉड। तो मॉड लेकर के ये ए, तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
क्या जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। क्लियर है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में इतनी बातें आपको याद रखना ना, उसके बाद दूसरी चीजें हम लोग यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ, वेक्टर को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, आपको चाहिए यहाँ पे चाहिए एक यहाँ पे, तो आप इसको पकड़िए, डायरेक्शन नहीं चेंज करना, इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होने देना, इसको पकड़िए, इसको आगे शिफ्ट करा दीजिए, तो यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, लेंथ भी नहीं चेंज करना ये। तो आप ये बात बोल सकते हो, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ, वेक्टर को आगे पीछे किया जा सकता है बेटा, तो ये चीज याद रखिए। दूसरी बात ये भी मैं इसमें बोल देता हूं कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उसको 360 डिग्री घुमा देते हो तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखो ए वेक्टर है, आप इसको क्या किए, पूरे के पूरे घुमा दिए 360, कितना घुमाया 2 पाई, तो 2 पाई जब घुमाते हो तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, जिधर था उधर फिर हो जाएगा। तो ये दूसरी पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे बेटा, हेडिंग लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लिया जाता है आइए समझते हैं। तो वेक्टर लेने के लिए हमेशा याद रखना, या तो टेल कॉमन होना चाहिए या तो हेड कॉमन होना चाहिए, तो ये एंगल हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। एक का जैसे सपोज दैट ये अपने पास 2 वेक्टर है, मान लेता हूं ये 2 वेक्टर है, राइट, इसका ये टेल है, इसका ये टेल है, अगर ऐसे है तो ये एंगल आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, तो अगर मैं पूछूं कि इनके बीच का एंगल जो थीटा है, क्या थीटा कंसीडर किया जाएगा, नहीं, ये नहीं मान सकते। टेल कॉमन होना चाहिए या तो हेड कॉमन होना चाहिए, तो हम कंसीडर करेंगे। आइए समझते हैं। देखो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, ये एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, और इधर है अपना बी वेक्टर। क्या बेटा, बी वेक्टर। इनके बीच एंगल कितना बनाया मैंने, मान लीजिए 90 डिग्री, तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज करेक्ट है, राइट। दूसरा वेक्टर है अपना ए, ऐसे ए वेक्टर और इधर है अपना बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, तो इनके भी जो एंगल बना थीटा, वो थीटा करेक्ट है, ये भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे, ये है अपना ए वेक्टर और इधर है अपना कौन सा, बी वेक्टर, और इधर एंगल बनाना है इनके बीच थीटा, क्या ये थीटा हम कंसीडर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका देखो इस वेक्टर का टेल यहाँ और इसका हेड यहाँ पे है, तो कॉमन नहीं है ना, टेल या तो कॉमन होना चाहिए या तो हेड कॉमन होना चाहिए, तो काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने पीछे एक टॉपिक सिखाया, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ, वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है भाई, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को पकड़ेंगे, इसको आगे कर लेंगे, या ए को पीछे ले आओ, बात देखिए, तो इसको डॉट करके देखो ये इसी के डायरेक्शन में थोड़ा आगे कर लिया, किसको, बी को मैंने इधर किया, तो ये थीटा है, तो बचाएंगे कितना बेटा, थीटा नहीं है, ये बचेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये नहीं लोगे आप। टेल कॉमन होना चाहिए, जैसे यह हेड है, मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर इधर से आ रही, इनके बीच एंगल कितना बेटा, थीटा। अब बताओ एंगल क्या लेंगे हम लोग, टेल कॉमन है ना, तो थीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझा ना, थीटा हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हेड कॉमन है। क्लियर है। या आप ऐसे करो, इनको आगे बढ़ाओगे ऐसे और ये वेक्टर आगे ऐसे, तो ये जो थीटा है तो ये भी तो थीटा ही आएगा, ये अपना ए वेक्टर मान लो और इसे बी वेक्टर मान लो, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये एंगल कंसीडर कर सकते। इसका कहने ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि थीटा है अपना 0 से और 180 के बीच ही लाई करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिएगा। थीटा हमेशा याद रखिएगा 0 और 180 के बीच लाई करेगा, और हमेशा कंसीडर करेंगे टेल एंड टेल कॉमन होना चाहिए या हेड कॉमन होना चाहिए, वही चीज हम कंसीडर करेंगे, बाकी चीजें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है।
जैसे एक चीज और एक एग्जांपल में बुक में ही बना हुआ मैं दे देता हूं आपको, ये है ए वेक्टर और इधर बना हुआ बी वेक्टर, राइट। और एंगल है यहाँ पे कितना, थीटा डिग्री। क्या ये थीटा कंसीडर कर सकते हैं लोग? आप बताओ, अभी तो सब समझा दिया, कॉमन है चीजें? नहीं, इसका टेल यहाँ पे है और इसका हेड यहाँ पे, तो कॉमन नहीं है। टेल या हेड कॉमन होना चाहिए, तो इसको शिफ्ट करा दो आगे। ये देखिए डॉट डॉट किया, यहाँ पे आ गया, कौन आ गया, ए वेक्टर। अब ये जो एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, ये आपका कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? यस। तो अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या लिखोगे बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे जितने भी टाइप्स हैं मैं आपको सब समझा देता हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग ये बात करेंगे, एक होता पोलर वेक्टर और एक बात करेंगे हम लोग एक्सियल वेक्टर। क्या बात करेंगे? टाइप पर हेडिंग तो लिख लो, हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर नंबर 1 क्या लिखोगे बेटा? पोलर वेक्टर। ये पोलर वेक्टर क्या होते हैं? जैसे लाइक डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, राइट, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट पता होता, फिक्स होता, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। जैसे ये समझो एक ब्लॉक है, मैं बुक से सारी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना। ये मान लो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स लगा दो इस पॉइंट पे, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोलर वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? पोलर वेक्टर। फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, वेलोसिटी इज अ पोलर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ पोलर वेक्टर। ये सब क्या होते हैं? पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? द वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, द वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोलर वेक्टर। लाइक मतलब एग्जांपल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख लेना डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या लिखोगे बेटा? वेलोसिटी। क्या लिखेंगे लोग? वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना? फोर्स, ये सब क्या होते हैं? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर मतलब द वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? एक्सियल वेक्टर। क्या लिखेंगे? एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है? देखो ये अलग से मैं सिखा रहा हूं, जल्दी आपको मिलेगा नहीं। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर ये होता है जैसे सपोज दैट ये टेबल है, क्या टेबल। अब इस टेबल पे कोई चीज है ऐसे गोल गोल घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है। अब आप मुझे बताओ, ये जो घूम रही है गोल गोल, इसका कुछ ना कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो ये मान लेता हूं इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया हमारा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आप मुझे बताओ, अगर थंब से हम लोग बात करें तो ऊपर की तरफ ये भी जा रहा है, एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है हमारा, ठीक है ना? तो जो एक्सियल वेक्टर आएगा उसकी भी डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द रोटेशन इफेक्ट एंड देयर डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ वेक्टर होगा, यानी इसी की डायरेक्शन में होगा एक्सिस ऑफ वेक्टर, एक्सिस ऑफ वेक्टर। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? देखो कोई चीज नहीं, टेंशन नहीं लेना। एक्सिस ऑफ मान लिया ऊपर है, मैंने मान लिया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ऐसा है, इसकी डायरेक्शन। तो जो एक्सियल वेक्टर होता है हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है, एक्सिस ऑफ वेक्टर इसी की डायरेक्शन में हमेशा मान लिया जाए। जैसे मान लो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, इनको एक डायरेक्शन चाहिए, तो किधर होगा हमारा डायरेक्शन? एक्सिस के अलोंग, इसलिए इनका नाम है एक्सियल वेक्टर। एक्सिस के अलोंग इसलिए नाम है एक्सियल वेक्टर। क्लियर है? अब दूसरा हेडिंग हम लोग लिखेंगे इक्वल वेक्टर्स। क्या लिखेंगे? इक्वल वेक्टर्स। ये सब मजा आएगा बेटा, ये पार्ट्स आप लोग को जल्दी क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, तो कुछ टेंशन नहीं लेना आपको, नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है ना? क्या लिखोगे बेटा? इसमें जो तीसरा यूनिट आ रहा है हम लोग का, क्या लिखेंगे बेटा? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर।
इक्वल वेक्टर क्या होता है? नाम से तो पता है, इक्वल वेक्टर। द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर इनका डायरेक्शन भी सेम है, क्या चीज? डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। जैसे सपोज दैट एक वेक्टर इधर है ऐसे, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर है ऐसे, ये है क्या बेटा? बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्चुअल में क्या है? इक्वल है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे सपोज दैट आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कितना? 5 न्यूटन, ठीक है ना, और एक और ले लिया आपने, ऐसे लगा दिया कितना? इधर भी फोर्स लगाया आपने 5 न्यूटन। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। ऐसे समझो, यहाँ पे हमने बात किया, ये देखो ये ऐसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक बंदा फोर्स इधर लगा रहा है, एक बंदा इधर लगा रहा है, और एक बंदा है ये बेचारा इधर लगा रहा है। नाम दे दो F1 वेक्टर, इसे F2 वेक्टर और इसे F3 वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर इनको हम लोग बात करें, एक F1 एंड F2 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे जो F1 है इक्वल टू F2 हम बता सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड में मान के चलो इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या? इक्वल है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। समझ में आया? मैंने चला 5 मीटर नॉर्थ, आपने भी चला 5 मीटर नॉर्थ, तो हम दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है, तो ऐसे को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। दूसरा क्या लिखोगे बेटा? ये नोट करने के बाद आप लिखोगे अपोजिट वेक्टर। क्या लिखेंगे? अपोजिट वेक्टर। ये इक्वल होने के बाद हम लिखेंगे अपोजिट वेक्टर। क्या लिखेंगे? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्या लिखोगे बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलिए अपोजिट वेक्टर। जैसे ये देखो, ये इधर, इसी को ले लो, अच्छा मजा आ गया। ये है F1 और इधर अपना लग रहा है F3, तो F1 एंड F3 कैसे हैं? अपोजिट वेक्टर है, तो अपोजिट के लिए याद रखिएगा यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग। इक्वल तो दिखाया पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। इससे अच्छा एग्जांपल तो मिला ही नहीं मुझे, सामने ही दिख गया, ठीक है ना। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F3 होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्लियर है? यस। या इसी को नेगेटिव वेक्टर भी तो बोल सकते हैं। द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का ये भी एग्जांपल्स हो जाएगा। क्लियर है? यस। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। जो फिफ्थ आएगा, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको समझाने के लिए अभी ऑर्थोगोनल वेक्टर मैंने नहीं समझाया, लेकिन आपको समझाता हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया 3i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस की क्या मान लूं? 5k कैप मान लेता हूं, ठीक। ऑर्थोगोनल वेक्टर डायरेक्शन दिखाने में, तो इसका जो मॉड लेंगे बेटा, क्या लेंगे? मॉड लेने का तरीका होता है ऐसे, मॉड ले लिया, तो मॉड जैसे a का मॉड लिया हमने, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में ले लो, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ a। तो देखो अंडर रूट लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो देखो 9 और 16 25 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 50, यानी 5√2 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ओनली क्या आएगा बेटा? मैग्नीट्यूड। ये ओनली एंड ओनली है मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? समझ में आ गया? यस। तो मॉड्यूलस कभी भी लेना होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को मिलेगा, ओनली मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो उन सबको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मॉड। क्या बोलते हैं बेटा? मॉड। क्लियर है? यस। आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा हेडिंग लिखेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या लिखेंगे? को इनिशियल। नाम से समझिएगा,
ऑब्जर्व करिएगा, फील करिएगा, को इनिशियल वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा? को इनिशियल वेक्टर। ये अपना कौन सा हेडिंग बनेगा? 5th या 6th लिख दे रहा हूं। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है बताइए? इनिशियल, जिसका सबका टर्मिनल यानी जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उन सबको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे सपोज देख, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर, यहाँ पे हमने लगा दिया कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर, और इधर अपना है कितना? सी वेक्टर। तो देखो सबका ये पॉइंट क्या है? कॉमन है, तो इन सबको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। बट स्टेटमेंट लिख लोगे तो अच्छा, द वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। द वेक्टर which have same initial point, right? Points are called co-initial vector। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। इसको नोट कर लेना अच्छे से बेटा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। क्या लिखेंगे बेटा? को टर्मिनस वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आएगा 6 है, ये 7th लिख दे रहा हूं, को टर्मिनल वेक्टर। टर्मिनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। को टर्मिनल वेक्टर, द वेक्टर which have same terminal point is called, क्या लिखोगे? the vector which have same terminal points, right, are called क्या बोलोगे बेटा? terminus vector। याद रखिएगा इसको बेटा, ध्यान से समझना। हमने लिखा द वेक्टर व्हिच हैव सेम टर्मिनल पॉइंट्स, क्या लिखा? टर्मिनल्स पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्मिनस वेक्टर। तो देखो मैं रीड करके आपको सुना भी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। द वेक्टर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड को टर्मिनल्स वेक्टर। जैसे इन्हीं को हम लोग बात करें, एक वेक्टर इधर से आ रहा है ऐसे, ये है ए वेक्टर, और इधर से अपना आ रहा बी वेक्टर, और इधर से चल के आ रहा कौन सा? सी वेक्टर। तो देखो सब के सब का जो पॉइंट्स है एक कॉमन पॉइंट्स है, इसी पॉइंट पे सब लोग जा रहे हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेटा टर्मिनस वेक्टर। क्या बोलते हैं? को टर्मिनस वेक्टर। क्लियर है? यस, समझ में आया? यस। देखो वापस से मैं लिखता हूं, द वेक्टर व्हिच हैव सेम टर्मिनल पॉइंट्स, क्या चीज? सेम टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्मिनस वेक्टर। क्या लिखेंगे? टर्मिनस वेक्टर। इसको नोट कर लीजिए। सिर्फ खाली मैंने देखो आपको इतना दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन जब ये 11th में पूछते हैं कि राइट द टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो एटलीस्ट आपको 5, 6 लिखना होता है, तो उनमें से कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, ऐसे को टर्मिनल वेक्टर। तो आउट ऑफ मैं अगर 10 आपको सिखाता हूँ, तो उनमें से 5 आप लिख दोगे, मार्क्स आपको जो भी देना होगा उसको 2 मार्क्स का रहता है, तो 2 के दोनों मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये 8 पॉइंट बोल दिया। यूनिट वेक्टर, द वेक्टर है, क्या लिखा बेटा? द वेक्टर है क्या चीज? यूनिट मैग्नीट्यूड। द वेक्टर है यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ऑर्बिटरी, क्या लिखेंगे बेटा? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो देखो हम लोगों ने यहां पे सिर्फ इतना पॉइंट लिखा, द वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लिखिएगा, ध्यान से लिखना। having unit magnitude and is drawn in the direction of vector, ये आपने लिखा। तो यूनिट वेक्टर ये अच्छा है, मैंने जो डेफिनेशन लिखा, द वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन
इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसको नोट कर लेना, यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर नोट कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान देना। अगर कोई भी वेक्टर दिया, मान लीजिए ए वेक्टर, तो सबसे पहले ए का मॉड लेना है। क्या लेंगे? मॉड। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा एक कैप ए वेक्टर अपॉन, और जो इसका मॉड लियो उसी से डिवाइड कर लेना, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे सपोज दैट ये देखो ए वेक्टर मान लीजिए 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप और प्लस 1/√3 k कैप। तो इनका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, आइए देखते हैं कितना आएगा। तो लिखोगे अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। आप इनको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 1 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अब कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यस। तो यूनिट वेक्टर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग आप लिखोगे बेटा पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या लिखेंगे? पैरेलल एंड अपना क्या आएगा? 9th पॉइंट, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। क्या लिखेंगे बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट डायरेक्शन उनका क्या है? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। द वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और वेक्टर क्या वापस की बोल सकते हैं? द वेक्टर है सेम डायरेक्शन बट अपोजिट बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। जैसे समझो, मान लीजिए आपने लिखा ये है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, क्या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर। राइट? बराबर भी हो सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये इक्वल में आ जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर शुड बी क्या चीज? इक्वल वेक्टर हो सकता है बेटा, ठीक है ना? ये नोट कर लेना आप। एंटी पैरेलल अपोजिट होंगे, अगर ए ऐसे है तो बी आपका ऐसे रहेगा, तो इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। इनके बीच थीटा 0 होना चाहिए और इनके बीच थीटा कितना रहेगा? 180 डिग्री। इनके बीच पैरेलल वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और एंटी पैरेलल के बीच जो एंगल सबटेंड होता है बेटा वो कितना लिखते हैं हम लोग? 180 डिग्री। क्या लिखते हैं? 180 डिग्री। इसको आप नोट कर लो बेटा। क्लियर है? इसके बाद आप लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर। क्या लिखेंगे? कोलिनियर वेक्टर। 10th पॉइंट आ रहा है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब टू वेक्टर्स आर मोर देन टू वेक्टर्स लाइंग अलोंग सेम लाइन। एक लाइन में अगर लाई करें तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या लिखेंगे? 10th पॉइंट कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बेटा? टू वेक्टर्स आर मोर देन टू वेक्टर, मैं टू ही लिख देता हूं। टू वेक्टर्स आर लाइंग इन अ सेम लाइन, इन अ सेम लाइन। एक ही लाइन में अगर लाई कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे देखो ए वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में ये दूसरा भी वेक्टर लाई कर रहा है, तो इनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। टू वेक्टर्स लाई अलोंग सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है? ऐसे दूसरा अगर 11 की बात करें तो ये होता है बेटा कोप्लेनर वेक्टर। क्या लिखेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। अब देखो एक अलग चीज आ गई कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, को मतलब होता है सेम, प्लेन मतलब प्लेन। अगर टू वेक्टर आर लाइंग इन सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में लाई करें तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपका एक प्लेन है, क्या बेटा? ये एक प्लेन आपने कंसीडर किया। इस प्लेन में आपका एक वेक्टर ए भी लाई कर रहा है और इसमें दूसरा वेक्टर कौन लाई कर रहा है? बी वेक्टर लाई कर रहा है। तो ए एंड बी इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। तो दो के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं रही। जैसे सपोज ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड पे एक आपका आंट मतलब चींटी इधर से जा रही है, एक चींटी इधर से आ रही है, मतलब इसी प्लेन में दो के दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन तीन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे ये देखो अपना ये मार्कर है, तो अगर इस मार्कर की हम लोग बात करें, ये देखो ऐसे पकड़ा,
इसको ऐसे किया, तो ये बताओ ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, बट ये नहीं लाई कर रहा। ऐसे बात करें ये लाई कर रहा, ऐसे बात करें लाई कर रहा, बट तीसरा नहीं लाई कर रहा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो देखिए, अगर कोई प्लेन ड्रा करते हैं सब के सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे, यस। तो 3 वेक्टर्स रहेगा, तो मे बी लाई एंड मे नॉट बी लाई, कर भी सकता नहीं भी कर सकता लाई इन अ सेम प्लेन, राइट। तो दो के लिए तो कोई टेंशन नहीं है लिखना, 2 वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर, समझा ना। तो एक सेम प्लेन में अगर लाई करते हैं तो उनको नाम दे दीजिएगा कोप्लेनर वेक्टर, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अब लिखेंगे जीरो वेक्टर, क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर, जो अपना आएगा 12 पॉइंट, उसको हम लोग लिखेंगे बेटा जीरो वेक्टर। क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर। द वेक्टर है क्या चीज, जीरो मैग्नीट्यूड। द वेक्टर है, द वेक्टर है जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। तो ब्रैकेट में जीरो लिख देता हूं, एंड क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन। कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा भाई, जहां से मुंडी किया, जैसे मैं इधर मुंडी किया तो भाई मेरा डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी जीरो है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन उसका कोई ना कोई डायरेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ले सकते हैं। और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, जीरो लिखिए और इसके ऊपर एरो लगा दीजिए। अब जैसे कोई चीज है ए वेक्टर, ए वेक्टर को किसी चीज के साथ ऐड करना, मान लो जीरो, जीरो नहीं ऐड हो सकता, जीरो का भी वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा रोल होता है जीरो का। तो ए में अगर जीरो ऐड करो तो क्या सही है, अगर फिजिकली देखा जाए तो नहीं सही है, रॉन्ग है। रूल क्या बोलता है कि वेक्टर वेक्टर के साथ ही ऐड होता है, नॉट स्केलर, राइट। तो ए वेक्टर में आपका ऐड होगा लेकिन जीरो वेक्टर ऐड होगा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर के इक्वल, ये करेक्ट है। हम जीरो नहीं ऐड कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये जीरो वेक्टर आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लिखोगे बेटा, इसके बाद आप लिख लेना ऑर्थोगोनल वेक्टर। लास्ट हम लोग लिखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। आज से हम टाइप्स ऑफ वेक्टर ही सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा बेटा। अब यहाँ पे जो अपना 13 पॉइंट्स बन रहा है उसको हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज दैट ये आपने प्लेन कंसीडर किया, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ये आपने मान लिया, ठीक। जो अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं यूनिट वेक्टर, इसको आई कैप लिखते हैं, इसको जे कैप लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं बेटा, के कैप लिखा जाता है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को आई जे के ही बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आई कैप, ध्यान से समझना, आई कैप इज इक्वल टू लिखोगे क्या चीज, इधर है हमारा x, तो x वेक्टर अपॉन x का क्या ले लोगे, मॉड, राइट। तो यहाँ पे x वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका मॉड x ही बोल देता हूँ, x i कैप। सिमिलरली j कैप क्या लिखोगे बेटा, y वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ y वेक्टर। तो आप बताओ y वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y j कैप। क्या लिखा बेटा, y j कैप। सिमिलरली अगर हम k वेक्टर की बात करें, मतलब k कैप की बात करें, तो k वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ k सॉल्व करेंगे तो k वेक्टर की वैल्यू जो आ जाएगा, k क्या लिखेंगे बेटा, मतलब z है इधर, ये यहाँ पे z हमने k लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना है z। तो आपका k वेक्टर आएगा, k नहीं z वेक्टर निकलना है, z वेक्टर आ जाएगा बेटा z k i है। क्लियर है ना, अभी समझ में आया, यस। तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जैसे आपको लिखना है प्रॉपर, मान लो r वेक्टर लिखना है, तो क्या लिखोगे, x i कैप, देखो यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर x i कैप और प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसको नोट कर लेना बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अगर हम 1 इसका मॉड ऑफ i ले लें इज इक्वल टू मॉड ऑफ j ले लें एंड मॉड ऑफ k ले लें, तो इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 1 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस। अब देखो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे जितना मैंने आज आपको समझाया, आपको कुछ नहीं समझाया। आप अगर ध्यान से समझे तो थोड़ी चीजें हमने समझाया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हाई मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन,
एंड आल्सो ओबे वेक्टर ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, इनको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कंसीडर किया जाता है। फिर हम लोगों ने बात किया टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाया, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इन रूल को फॉलो करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटा। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।